नमस्ते मित्रों। देखो, आज अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड का साइंस का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। ये जो पेपर हुआ है ये हुआ 4 जुलाई 2019 को। इसमें आप लोगों को पता 3 पार्ट आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, सब्जेक्ट वाले पार्ट में। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ओनली केमिस्ट्री का पार्ट सोल्व करवाने जा रहा हूँ। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के वे मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अपन देखते हैं केमिस्ट्री का वाला पार्ट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 से अपने यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि इस क्वेश्चन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर बताना है एमओटी के आधार पर। O2 प्लस O2, O2 माइनस और O2 माइनस 2 की आबंध कोटि क्रमश होगी। तो मैं आप लोग को एक ट्रिक बताना चाहूँगा यहाँ पे। ट्रिक अपनी ये होगी कि ये 14, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हुआ तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3.0 होता है। 14 से 15, 15 से 16, 17, 18 और इधर भी जाओ 13, 12, 11 या 10। तो दोनों तरफ जाने पर 0.5 घटा दो, 2.5, इधर जाओगे तो 2.5, 2.0, 1.5 और 1.0। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अपन देखते हैं O2 प्लस के अंदर अगर बात करें, ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 8 16, 16 में से एक गया तो 15, 16, 17 और 18। तो इसमें 15, 16, 17, 18 का बॉन्ड ऑर्डर देखना है। तो 15, 16, 17, 18 का बॉन्ड ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है 2.5, 2.0, 1.5, 1.0। तो ऐसा ऑप्शन अपन देखते हैं। तो ऐसा ऑप्शन जो है बना रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का, इसका आंसर होगा 4th नंबर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। सॉलिड स्टेट में से पूछा गया है। क्वेश्चन है सरल घनीय अंतकेंद्रित घनीय तथा घनीय निबिड़ संकुलित जालक में संकुलन क्षमता। पैकिंग एफिशिएंसी पूछी है। देखो किस किस की पैकिंग एफिशिएंसी पूछी इसने, सिंपल क्यूबिक की, बीसीसी की और क्लोज पैक्ड लैटिस की, सीसीपी की। तो आप लोगों को पता है सिंपल जो होता है उसकी तो 52.4 होती है, ये अपन को याद भी होनी चाहिए। बीसीसी की 68.4 होती है, या एफसीसी आ जाए 74%, या सीसीपी की भी 74% होती है। तो ये वाला ऑप्शन अपन को देखना, 52.4, 68 और 74%। तो इसमें पहला ऑप्शन ही ऐसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से द्रव का वह गुण जो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। तो सीधी सी बात है, जो वेपर प्रेशर होगा, वाष्प दाब होगा, वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। श्यानता और प्रश्नाव घटता है क्योंकि लेयर की जो होती है वो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखो अपना 28वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्पीसीज केंद्रीय परमाणु का संघनन का सही क्रम। देखो हाइब्रिडाइजेशन वेस्पर थ्योरी आप लोगों को मैं बताना चाहूँ तो वेस्पर थ्योरी आती होगी, और नहीं आती होगी तो एक वीडियो है मेरा इसमें वेस्पर थ्योरी का, आप लोग उसको भी देख सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेस्पर थ्योरी के। तो बहुत आसान है, वेस्पर थ्योरी से अपन संकरण निकाल सकते हैं, या बीबीटी से संकरण निकाल सकते हैं। तो नाइट्रोजन NH4 7, 5 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 5 और 4 9, 9 में से एक गया तो 8। PCl5 के अंदर 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, SF6 में 8, 6 और 6 12। तो ये तो हो गया, 2 का भाग दे देते अपन, इस तरह से अपन संकरण निकालते थे 4 5 6। तो 4 जिसका आता था उसका sp3 होता था, इसका sp3d और इसका sp3d2। तो इस तरह से अपन निकाल दें आराम से, sp3, sp3d, sp3, sp3d और sp3d2। अच्छा, PTCl4 और, तो PTCl4 आप लोगों को पता है 3D 4D 5D सीरीज का एलिमेंट्स है, और इसके अंदर की डी भाग लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है, तो अंदर की डी भाग लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है DsP2। तो इसके अंदर आंसर होगा अपना 3rd, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, इनमें तत्वों के परमाणुओं पर न्यूट्रॉनों का अनुपात। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं कि परमाणु द्रव्यमान के अंदर से परमाणु क्रमांक को घटा दो। सबसे पहले तो 38 में से 18 गया तो 8 में से 8 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, 20
10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, 5 चौक 20, 5 नाम 45, 4:9। तो ये आराम से बहुत आसान क्वेश्चन था ये हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आंतरिक अक्षक संकुल का समुच्चय। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्पिन लो स्पिन, 12th क्लास का एक टॉपिक है जिसके अंदर अपन ये पढ़ते हैं कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर अंदर वाले डी भाग लेते हैं और कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें बाहर वाले डी भाग लेते हैं। तो इसने आंतरिक अक्षक संकुल समुच्चय पूछा है। तो आंतरिक अक्षक संकुल समुच्चय देखते कैसे हैं, तो आप लोगों ने 2 प्रकार के लिगेंड पढ़े होंगे, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तो ये बोला जाता है बाहर वाले डी भाग लेते हैं और बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं। अगर SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तो अपन बोलते हैं कि अंदर वाले डी भाग लेते हैं। तो आप लोगों ने एक सीरीज पढ़ी होगी CO CN NO, ये इस तरह से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिसके अंदर लिगेंड जो आते हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं। तो ऑप्शन के अंदर अपन आराम से देखते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अपने जो होते हैं वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, H2 भी वीक फील्ड माना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं COF6, तो ये तो होगा ही नहीं जहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें तो सीधा सीधा कोई दिक्कत ही नहीं है, 4th नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि ये जो वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड अगर एक में भी आ गया तो अपना आंसर नहीं होगा। तो 30वें के अंदर अपन देख रहे हैं अमोनिया है, साइनाइड है और साइनाइड है। तो जिनके अंदर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ये आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4th नंबर आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्रोमियम H2O का होल 6Cl3 और क्रोमियम, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल है भाई। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी संख्या चेंज हो रही है, यहाँ 6 है और यहाँ पे 5 है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया। तो इस प्रकार की जो समावयवता होती है इसको अपन विलायक योजन या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलायक योजन या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आप लोग पढ़ लेना ये जो अपना 12th क्लास का एक चैप्टर है उसके अंदर 2 प्रकार की आइसोमेरिज्म देखते हैं, एक तो पढ़ते हैं संरचनात्मक समावयवता, एक पढ़ते हैं त्रिविम समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता 7 प्रकार की होती है, तो उसमें से एक प्रकार होता है ये विलायक योजन समावयवता का। ठीक है, आइसोमेरिज्म, तो इसके अंदर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना है द्वितीय आवर्त के तत्वों के प्रथम आयनन एंथैल्पी मान का सही क्रम है। तो ये तो अपन को पता लेफ्ट टू राइट जाने पर, पहला जो पेपर मैंने सॉल्व कर डाला उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब आईपी का क्वेश्चन वहाँ भी पूछा गया था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि द्वितीय आवर्त के तत्वों के प्रथम आयनन विभव या एंथैल्पी मान का सही क्रम है। तो अपन को पता लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आईपी का मान बढ़ता है। क्या होता है, आईपी का मान बढ़ता है, आईपी इंक्रीज होता है। तो देखो इधर इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑर्डर तो ये होना चाहिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन बोरॉन बेरिलियम। पर आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी यहाँ पर, एक तो यहाँ पढ़ते हैं और एक यहाँ पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो हाफ फील्ड वाला नाइट्रोजन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3 और इसका होता है 2p4। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। इसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसका स्थायित्व ज़्यादा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का पहले आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन। बेरिलियम और बोरॉन में भी वही है 1s2 2s2 होता है इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p1। तो इसमें पहले बेरिलियम आता है, फिर उसके बाद बोरॉन आता है, बोरॉन आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो देखो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, फिर बेरिलियम का, फिर बोरॉन का। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन बेरिलियम बोरॉन, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा कैसे अपन ने आईपी निकाला है। और आईपी का वीडियो में बनाने जाऊँगा कुछ ही, उस वीडियो को आप देख लेना जिससे आईपी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आता होगा ऐसे, नहीं आता है तो। अगला क्वेश्चन है बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d4 5s1 वाले तत्व का आवर्त सारणी में पीरियड और वो पूछा है इसने। तो 4d का मतलब होगी 4d सीरीज। और देखो 4d सीरीज आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कहाँ आती है, हाइड्रोजन
हलीना की रब से फरियाद। ये 1 2 3 4 और 5, तो आवर्त तो हो गया 5, इधर पश्चिमी राजस्थान में। आवर्त तथा वर्ग संख्या क्रम से, तो ये तो आराम से हो गया सोल्व, ऐसे ही हो हाँ गया। मतलब जैसे क्या आपने वहाँ पांचवा पे आवर्त लिखा है है ना, अपने एरिया में 1 2 3 4 वही 4D सीरीज, और इसने पूछा वर्ग संख्या क्रम से और पूछा 4D 4 5 S1। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसका, हाँ ये उधर होगा उधर भी होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम अपन पढ़ते हैं। क्यों? तो इसमें 4D 4 5 S1, तो ये होता है नहीं वैसे इधर इधर अपने एरिया के बजाय तो इधर रखते हो ना नायाबियम का, इसका होगा अपने वहाँ तो 4D 4 ज़्यादा होती है। 5S1। मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक वीडियो पहले ही डाल रखा है, तो आप लोग आराम से देख सकते हो वहाँ पे। तो ये तो अपना मैं तो वैसे फर्स्ट किया उसमें से एक ग्रुप हो बार गया, तो मैं तो सोचा सेकंड वो ग्रुप, करके और भी कोई मुझे कोई मिलता ही नहीं है यार उधर थर्ड देखने ग्रुप, को। फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप। तो ये वर्ग कौन सा है? 5। आवर्त भी कौन सा है? 5। तो इसका आंसर हो गया तो 4 और फिगर की 4th। कमी है ना तो वैसे ही ठीक है, अपने आप जो हमारे मैथमेटिक्स में तो अपने में उठाया जाता होगा ये है हमारे। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह सल्फाइड जिसका विलेयता गुणनफल सर्वाधिक है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो केएसपी पूछा है इसने। तो ये बोला जाता है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल किए हों थोड़े बहुत, तो वहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन ग्रुप्स देखते हैं। तो ये बोला जाता था कि अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप्स होते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के अभिकर्मक होते थे। सेकंड ग्रेड में थे तो वो अपन जैसे उनको सॉल्यूशन करवाते तो H2S की रिएक्शन की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड वाला। तो ये बोला गया है कि जो ग्रुप नंबर सेकंड और ग्रुप नंबर फोर्थ के इसके अंदर सदस्य दे रखे हैं, इसमें से ओनली ग्रुप नंबर 4 का जेड एन है, बाकी जितने भी है पीबी हुआ, सीडी हुआ और कॉपर सल्फाइड हुआ, ये सब के सब ग्रुप नंबर सेकंड के हैं। और ये बोला जाता है कि ग्रुप नंबर सेकंड के जो केएसपी होते हैं उनसे ग्रुप नंबर फोर्थ के केएसपी का मान हमेशा ज़्यादा होगा। तो सीधा सा आंसर आ जाएगा इसमें जिंक सल्फाइड। हमारे मैथ में एस्टीमेट पीबीएस हुआ, सीडीएस हुआ, कॉपर सल्फाइड हुआ, ये सब के सब कौन से ग्रुप के सल्फाइड से? तो अपन बोलते हैं सेकंड ग्रुप के सल्फाइड से ये। तो यहाँ पर आसानी से आप लोग कर सकते हैं इसको। पी डी सी डी सी यू और इसके साथ एक और होता है एच जी, अगर आ जाए एच जी एस तो ये भी सेकंड ग्रुप का ही होता है। बिस्मिथ होता है वो भी सेकंड ग्रुप का होता है। और जो जिंक है या निकिल है या कॉपर है या मैग्नीज है, ये ग्रुप नंबर फोर्थ के सदस्य हैं। तो इनके जो के एस पी का मान होता है वो हमेशा ज़्यादा होगा वास्तव में बजाय ना किसके? बढ़ने सेकंड ग्रुप होते के ना सदस्यों के। या ठीक है, तो वैसे ही तो बढ़ इसका जाते आंसर हो जाएगा उसमें जिंक कोई सल्फाइड। चांस नहीं है। अब तो बढ़ती आएगी नहीं ये आने वाली है ऐसी। अब देखो अगला हाँ क्वेश्चन। वो बताया कितने पहले एक अगला बात क्वेश्चन होती है आर्थो, कि 5 आर्थोपोस्फरस अम्ल की क्षारकता बेसिसिटी पूछी इसमें। तो आप लोगों को जो फिर वो फॉर्मूला पता दूसरा होगा, जैसे अपने H3 इक्वल PO3 डिपार्टमेंट है होता ना है तो ऑर्थोपोस्फरस अपनी अम्ल। कैटेगरी को तो अलग इसको किया अगर अपन जाता है देखें हैं, और जनरल और ओबीसी के पद है। ये ऑर्थोपोस्फरस एसिड होता है। जनरल में जाते तो वहाँ फिर कुछ होता है पर जनरल वो क्या पूरा तो ये रहता है जैसे बेसिसिटी रिजेक्ट रिवाइज होगा तो 2 है, रिजेक्ट रिवाइज के तो हिसाब आंसर से हो जाएगा वो 2। पॉइंट क्षारकता मिलती है OH से उसको। ही देगा बेसिसिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो वो कुछ ठीक है, पता तब नहीं पड़े कुछ भी वो तो पढ़ने होते थे तो उसी टाइम पढ़ जाते हो। अब तो कोई चांस ही नहीं है। अब देखो आगे। अब तो अगला बढ़ती क्वेश्चन है आने सी एल वाली एफ थ्री नहीं की यार। जियामिति है, द जियोमेट्री ऑफ सी एल एफ थ्री। तो देखो सी एल एफ थ्री की जियोमेट्री आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। संकरण कौन सा है इसमें? गाड़ी वगैरह सी कर ली। एल एफ थ्री के अंदर संकरण होता है गाड़ी वगैरह कर ली। sp3d, कौन 7 सी कर ली। और 3 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, तो sp3d है। और इसके अंदर देखें तो अपन 3 तो बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो जियोमेट्री कैसी होगी इसकी? तो इसकी जियोमेट्री होती है क्लोरीन, ये जियोमेट्री होती है। एमजीएस तो क्या मतलब है फर्स्ट ईयर में भी होगा। मेरा खुद टी केवी से केवी में था तो केवी में 11 में किया पर सेकंड ईयर टी में दोबारा आकृति, किया मैंने ये 2018 वाली भर्ती सेकंड ईयर में था। तो इसकी जियोमेट्री हो गई भाई टी सेफ। उसमें हुआ पर साइंस का डिपार्टमेंट और अगला है क्वेश्चन देखो। सेकंड ग्रेड उसमें भी वो उसमें मुझे वहाँ करौली में मिली थी 1000
रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए सत्य कथन, अरे सत्य कथन, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो Q0 होता है उसमें। 6 महीने लेके आया ना 2018 रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए सत्य कथन कौन सा होगा? Q0। ये तो सीधा सा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ये तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ रखा है, स्टार सेलुलोज प्रोटीन वगैरह ये तो सब नेचुरल होते हैं। टेफ्लॉन क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है नेचुरल पॉलीमर, तो इसका आंसर टेफ्लॉन हो जाएगा भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। निम्नलिखित में से असमानुपातन अपचयोपचय अभिक्रिया है द डिस्प्रोपोर्शनल रिडक्स रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग्स। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि असमानुपातन अभिक्रिया होती क्या हो। तो ये बोला जाता है असमानुपातन अभिक्रिया एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उस तरह की रिएक्शन है। पर इसमें ये बोला जाता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक जो रिएक्टेंट होता है, उस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट के अंदर रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट के अंदर दो भागों में टूटेगा और उसमें से एक का तो ऑक्सीडेशन हो और एक का रिडक्शन हो। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको असमानुपातन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं तो है, परंतु असमानुपातन अभिक्रिया की बात करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो N2 + O2 2NO, ये वाली तो असमानुपातन अभिक्रिया होगी नहीं, पहली वाली तो इसके अंदर तो दो टूट के एक बन रहा है। मैं बोल रहा हूँ एक टूटे और दो बने, तो एक तरह से तो रिडॉक्स रिएक्शन तो है। इसको अपन बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर क्या होता है? वियोजन हो रहा है। ये वाली ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई है। तो ये सब की सब रिडॉक्स रिएक्शंस हो सकती है, पर असमानुपातन अभिक्रिया तो इसमें सीधा सा है। देखो NO2 है, आराम से अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आता है, NO2 टूट के एक तो होता है NO2- में और एक बना रहा है NO3-। तो अपन को असमानुपातन अभिक्रिया कैसे निकालते हैं? तो आराम से देखो, NO2 जो होता है, मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखता हूँ आराम से, 2NO2, इससे एक तो बन रहा है NO2- और एक बन रहा है NO3-। दो स्पीसीज बन रही है NO2 से NO2- और NO3-। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई NO2- है ना। X इस तरह से निकाल लेते हैं अपन, X-4 -1। तो इस तरह से देखें तो X बराबर +3, और यहाँ पर अगर अपन देखें -1 +6, तो X बराबर क्या हो गया? +5। तो अपन अगर देखें एक जगह तो +3 और एक जगह +5, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3 और +5। तो यहाँ पर आप देखो +4 से +3 और एक जगह हो रहा है +4 से +5, बढ़ भी रहा और घट भी रहा है। +4 से +3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और इसमें क्या होता है? लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा इसका। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया हो आप लोग कमेंट्स करना, कमेंट्स करके बताना कि हाँ ये रिएक्शन समझ में नहीं है, तो इसका मैं एग्जांपल आप लोग को अलग से वीडियो बना के बता दूँगा। असमानुपातन अभिक्रिया 11th क्लास का चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शंस, वहाँ से एक टॉपिक लिया गया है। ग्रेफाइट तथा फुलरिन, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट हो या फुलरिन हो, इसमें सभी कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कुछ तो कि इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो देखो पता चल रहा है। तो sp2 आ जाएगा दोनों के अंदर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? sp2। अगला क्वेश्चन है मेलेकाइट आइस। ये तो सीधा क्वेश्चन है, कॉपर का है। अब ये देखो इन क्वेश्चनों में केमिस्ट्री कुछ नहीं करेगी, जो आंसर है वो वही आंसर होगा। ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2SO7 होता है। जिसमें क्या है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो
अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो गलत बात है। गलत बात तो क्या है, आंसर आप कर नहीं पाओगे एग्जाम में। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उदासीन ऑक्साइड। तो उदासीन ऑक्साइड आप लोग जानते होंगे किसको बोलते हैं, कि ऐसे ऑक्साइड जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, उनको अपन बोलते हैं उदासीन ऑक्साइड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट से अपन निकाल लेते हैं। तो इसमें उदासीन ऑक्साइड का एग्जाम्पल होगा 4 नंबर NO। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गहन गुणक। थर्मोडायनेमिक्स आ गई भाई, सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये ऐसे गुण जो पदार्थ की द्रव्यमान या मात्रा पर डिपेंड कर रहे हैं उनको तो बोलते हैं मात्रात्मक गुण, और जो पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड नहीं करते उनको क्या बोलते थे अपन बोलते थे अमात्रात्मक गुण। विस्तृत गहन गुण इस तरह से पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसने पूछा इंटेंसिव। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव इस तरह से याद कर लेना। इंटेंसिव, इनका मतलब इंडिपेंडेंट, कि जो द्रव्यमान पर डिपेंडेंट नहीं होता है उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो द्रव्यमान खुद जो होता है वो तो होगा ही, आयतन भी मास बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ जाता है, उसमें आता है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी में सीधी बात है भाई, आयतन आप लोग बढ़ाओगे तो हीट कैपेसिटी का मान बढ़ जाता है। हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं, कि किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ताप जिम्मेदार होता है उसको क्या बोलते हैं, उष्माधारिता बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, 1 किलो पदार्थ, 2 किलो पदार्थ, 1 किलो कोई पदार्थ है उसको आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसको गर्म करोगे, और 2 किलो को करोगे तो ज़्यादा टाइम कहाँ लगेगा, 2 किलो में। तो ये तो क्या हुआ, पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड कर रहा है उष्माधारिता तो। और दाब क्या अपना, दाब अपना जो होता है ये होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा दाब, प्रेशर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपरोक्त अभिक्रिया। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ी होगी, 12th पढ़ी होगी, तो वहाँ पर आप लोग ये रिएक्शंस पढ़ते हो। इस रिएक्शन के अंदर यूवी लाइट्स से गैमेक्सन बनाया होगा आप लोगों ने। और तो ये जो अभिक्रिया है इस तरह से होगी। इसमें क्या होता है मैं बता दूं आप लोगों को, ये 3 बंध होते हैं, सब जगह एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ पहले से। रिएक्शन होगी, रिएक्शन होकर सब बॉन्ड टूट जाते हैं और सब जगह एक एक Cl और लग जाता है, ClH ClH, इस तरह से मुक्तमूलक अभिक्रिया होती है। तो इसमें क्या होगा, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 क्लोरीन है। तो आंसर देखो आप C6H6Cl6 कहीं हो तो वही अपना आंसर होगा, C6H6Cl6। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। तो इसका आंसर आप लोग आराम से कर दोगे, C6H6Cl6। ठीक है, अब ये भाई अगला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने पता नहीं कितने पेपर देख लिए, लास्ट वाला पेपर था उसमें भी मैंने बताया था, ये पूछता ही पूछता है। इसको तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ना बोलते ना कि बिना एग्ज़ाम में पेपर खोलोगे ना, सबसे पहले ये क्वेश्चन मिलेगा केमिस्ट्री का। मैंने अब तक यानी कितने 2-3 एग्ज़ाम तो मैंने भी दिए, ज़्यादा नहीं दिया। RPSC के एग्ज़ाम, एक फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट 2, उसमें ये क्वेश्चन मैंने देखा था सीधा सीधा, और सीधा आता, हर साल आता है। बोला गया है गिलेप्टल की बहुलक इकाइयाँ क्या होती है। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि एक तो होता है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल। अब इस एथिलीन ग्लाइकोल के साथ एक तो थैलिक अम्ल अभिक्रिया करता है और एक टरथैलिक अम्ल अभिक्रिया करता है। कौन, एक तो थैलिक अम्ल और एक टरथैलिक अम्ल, दोनों से अलग अलग रिएक्टेंट बनते हैं, और ये दोनों ऑप्शन में आप लोगों को आराम से मिलेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया थैलिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो ग्लिप्टॉल बनता है। क्या बनता है, ग्लिप्टल। और एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया टरथैलिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो डेक्रोन या टेरिलीन बनता है। डेक्रोन या टेरिलीन बनता है, डेक्रोन या टेरिलीन बनता है। तो भाई अच्छे से याद कर लेना इसको,
अब इसने पूछा गिलिप्टल, तो गिलिप्टल में एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड होता है साहब। 3rd नंबर का ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा, तो आप लोग लिख के रख लेना इसको तो चाहे। अगला क्वेश्चन देखो, CH3CH, ये अभी क्रिया आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी एल्किन के अंदर, और जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया होगा कि डबल बॉन्ड कार्बन का जब ब्रेक होता है तो अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक भी हाइड्रोजन है, तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ से देखो बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला KMnO4 के साथ, तो क्या होगा CH3COH, CH3COH। तो इसका आंसर क्या होगा CH3COH। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा बेटा आप लोगों को। जैसे ये है, मान लो ये क्वेश्चन ये है, ये यहाँ पर होता है एसीटोन, तो इससे ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होता है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो एसीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है? एसीटोन। अगर एक भी हाइड्रोजन होता है तो उसको बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड KMnO4 के साथ। ठीक है, तो अब ये पूछा इसने रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण, तो ये क्वेश्चन ऐसे है ना जो सीधे सीधे आते हैं। क्रिएटिन आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये प्रोटीन वगैरह है ना, इनको आप लोग को देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा, इनका और कोई इलाज ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है क्रिएटिन। और जो थोड़ा बहुत जानता है ना वो सीख भी लेगा। अब ये तो है नहीं कि भाई बिल्कुल ही नहीं जाने और पेपर देखा और हो गए कि उसमें ऐसे नहीं होते, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी आप लोग को है। निम्नलिखित में से अनअपचाई शर्करा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अरे तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो उस दिन भी बताया था शायद, जो पहले वाला पेपर था उसमें भी बताया था मैंने कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, जिनके अंदर ये बताया था मैंने। एक तो अपन बोलते हैं ना मोनोसैकेराइड्स और डाइसेक। तो मोनोसैकेराइड्स तो जो होते हैं उनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होते हैं तो वो तो रिड्यूस हो जाते हैं, परंतु जो डाइसेकेराइड्स होते हैं उनमें से भी कुछ डाइसेकेराइड्स ऐसे होते हैं जो रिड्यूसिंग होते हैं। तो इसमें से देखो ग्लूकोज तो होगा ही नहीं, ग्लूकोज व लैक्टोज हुआ, माल्टोज सुक्रोज में से सीधा सीधा ऑप्शन है सुक्रोज। तो मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को, सुक्रोज जो होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अगला क्वेश्चन है CH3CH CH2 + HBr पर ऑक्साइड मुक्त मूलक अभिक्रिया है भाई। जहाँ पर ऑक्साइड आ जाए ना वहाँ मुक्त मूलक लगा देना। योगात्मक अभिक्रिया है, मुक्त मूलक एक ही ऐसे कन्फ्यूजन होता है मुक्त मूलक योगात्मक या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन में, पर सीधी सीधी एक ही। और डबल बॉन्ड आने पर क्या होता है? एडिशन ही होता है, तो एडिशन रिएक्शन होगी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, कैसे होती है तो मैं आप लोग को बता दूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 3 स्टेप में होती है ये अभिक्रिया HBr के साथ। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, तो पहला जो स्टेप होता है प्रथम पद, उसके अंदर तो जो पेरोक्साइड होता है ये इस तरह से टूट जाता था RO। फिर सेकंड स्टेप के अंदर RO होता है, वो रिएक्शन करता है HBr के साथ, होगा याद। ROH बन जाता है, Br- बनता है, फिर ये यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री बनता है, उसको बोलते हैं ना अपन चेन इलोंगेशन या श्रृंखला संचरण पद या प्रोपेगेशन स्टेप होता था। फिर लास्ट में टर्मिनेशन स्टेप करके अपनी प्रोडक्ट बना देते थे। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चल रही है अभी, पढ़ लेना भाई लोगों, जिसको पढ़ना है। यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ मैं यूनिट फर्स्ट, तो आप लोग इनके लिए आप ना फर्स्ट ईयर की बुक्स पढ़ो भाई। RK शर्मा सर की बुक है, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं, साइंस पब्लिकेशन, नहीं कौन सी पब्लिकेशन है, RK शर्मा, मैं बता दूंगा पब्लिकेशन, मुझे याद नहीं आया अभी। RK शर्मा सर ने एक किताब निकाली थी बहुत बढ़िया, JPH। तो JPH की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ो, सब कुछ मिलेगा उसमें अच्छे से। RNA में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारक है, नाइट्रोजनी बेस। तो देखो नाइट्रोजनी बेस जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एजिकट, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, सब कुछ होता है। और जो RNA होता है उसके अंदर क्या नहीं होता भाई, तुम्हारा एडिनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा, यूरेसिल होगा, थाइमिन नहीं होता इसमें। क्या नहीं होता? थाइमिन। तो इसका आंसर हो जाएगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। थाइमिन किस में पाया जाता है? और यूरेसिल अगर DNA में पूछ लेता तो वहाँ पर यूरेसिल नहीं पाया जाता।
ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का मुझे तो ये भी नहीं पता, पर जो भी है ठीक है। निम्नलिखित में से प्रतिजनन क्षमता औसत है एंटी फर्टिलिटी। उस दिन भी बताया था मैंने, एक वर्ड बताया था आप लोगों के लिए, और उस दिन मैंने अलग वर्ड था वो और यहाँ पर वो वाला वर्ड नहीं है, याद नहीं आ रहा मुझे फिलहाल। दोनों जो ड्रग्स होती थी उन ड्रग्स को अपन एंटी फर्टाइल बोलते थे, और यहाँ पर जो आंसर होगा नोर एथिनड्रोन होगा इसका आंसर। नोर एथिनड्रोन। पीने के पानी में आदिके में 50 ppm। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इनमें कॉन्सेप्ट नहीं है कोई भी, सीधे सीधे आपको याद करना ही पड़ेगा। ये मुझे भी नहीं पता था। मैथेमोग्लोबिनीमिया ये वाला है इसमें। ये वाला अगला क्वेश्चन है XeO4 अणु की ज्यामिति। तो संकर्ण निकालो, ज्योमेट्री अपने आप पता चल जाएगी। तो XeOF4 की ज्योमेट्री क्या होती है? तो सीधी सी बात है, 8 और 4 12, 12 में 2 का भाग दिया, 6 आया। संकर्ण आया अपना sp3d2। लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकाल लो, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 5 bp प्लस 1 lp। टेबल वेस्पर थ्योरी की आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल। कौन सी होगी? स्क्वायर पिरामिडल। ये स्ट्रक्चर होती है इसकी XeOF4 की। तो स्क्वायर पिरामिडल देख लो भाई इसमें। वर्क पिरामिडी कौन सी है? वर्क पिरामिडी। पोरफिरॉन जो पेशी उत्तक में ऑक्सीजन संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है वह है मायोग्लोबिन। कोई केमिस्ट्री नहीं लग रही है। पेशी उत्तक। निम्नलिखित में से रंगीन आयनों का समुच्चय। हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। आप लोगों ने अगर एमओटी पढ़ी होगी, एमओटी के अंदर कॉम्प्लेक्सेस देखते थे अपन, डीडी संक्रमण देखते थे कि जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उनके अंदर वो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर देते हैं। तो इसने पूछा निम्नलिखित में से रंगीन आयनों का समुच्चय। वेनेडियम टाइटेनियम आ गया भाई। टाइटेनियम क्या होता है? 22 नंबर पे आता है। तो 3d2 4s2 0, चारों के चारों हो गए। तो ये नहीं होगा, जहाँ जहाँ पर टाइटेनियम 4 हो तो होंगे ही नहीं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बच्चा कौन सा? नीचे वाला। अब नीचे वाले में देखो Zn+2। Zn+2 में क्या होता है? 3d10 4s2 होता है ना। तो 4s2 जब निकाल दोगे तो यहाँ पर d10 बचा, एक भी अनफेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक भी अनफेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या है? कलरलेस। तो ऑप्शन बचा कौन सा? थर्ड वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि टाइटेनियम 3 के अंदर d1 होगा, 3d1। क्रोमियम 3 के अंदर 3d3। वेनेडियम 3 प्लस में होगा तुम्हारा 3d3 4s2 3d2। तो सब में अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन है इनमें, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से ये कलर देंगे। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की हीनता से प्रणाशी रक्तलापता रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज प्रिंक्यूज एनीमिया डिसीज। विटामिन B12 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा विटामिन B12।